इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कला सब्जेक्ट है, तो ये देखिए नंबर 2 पे, इसमें आपको 279 पद देखने को मिल जाएंगे टोटल, जो कि एक अच्छी संख्या है। अनरिजर्व में 116 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 75 और एससी के लिए 41 पद, एसटी के लिए 20 और अन्य 3 पद हैं, 2 पद। इस तरीके से हमें टोटल मिला के 279 पद देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी ईएमआरएस में फॉर्म भरने के लिए हमको जो है बैचलर डिग्री चाहिए, जो कि 3 साल की हो। चाहे आपने विजुअल आर्ट में किया हो, चाहे आपने फाइन आर्ट में किया हो, चाहे आपने ग्राफिक में किया हो, चाहे आपने स्कल्पचर में किया हो। ये देखिए अब बैचलर डिग्रीज इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क। यानी 50% मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन में आपका। अगर इससे कम होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब 3 साल के ग्रेजुएशन में मतलब कि लास्ट ईयर में आपका ये नहीं कि आपने 2 साल कला किया, जो है ललित कला या इसमें से फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट में से कोई सब्जेक्ट लिया और लास्ट में उसको छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों साल में हमारा हमने जो भी किया है, चाहे वो ग्राफिक आर्ट से है, स्कल्पचर से है या फाइन आर्ट से है, तो तीनों साल में होना चाहिए। अब देखेंगे इसके एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम जो है 2 टीयर में होगा। तो हम अगर टीयर फर्स्ट की बात करें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा, प्री कह लीजिए, तो इसमें जो है 10 नंबर आपके होंगे जनरल अवेयरनेस से और 15 नंबर होंगे आपके रीजनिंग एबिलिटी से, और आईसीटी यानी कंप्यूटर नॉलेज से आपके 15 नंबर होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 नंबर होंगे और डोमेन नॉलेज से भी आपके 30 नंबर होंगे। तो बात करें जो 5वां पार्ट है, जिसमें आपको पेडागोजी बेस स्टडी और एनईपी 2020 यानी नई शिक्षा नीति से 10 नंबर और पेडागोजी से 20 नंबर, इतना आएगा। और टोटल मिला के हमारा जो है ये प्री 100 नंबर का होगा। अब 100 नंबर में आपका जीके जीएस है, कंप्यूटर नॉलेज है और पेडागोजी, इस सब से मिला के 100 नंबर हो गया। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमको लैंग्वेज देखना है। अब इस लैंग्वेज में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश सबके लिए है, और जो रीजनल लैंग्वेज वो अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट चुनेंगे कि हमें कौन सी लैंग्वेज लेनी है। अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक को लेना है तो वो दोनों लैंग्वेज चुन सकता है, लेकिन उसके कठिनाई स्तर में फर्क हो जाएगा। यानी जो फिर जनरल इंग्लिश है और जो क्या कहते हैं जनरल हिंदी है, इसकी जगह जब अगर हम रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी लेंगे तो वो जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी नहीं होगी, बल्कि वो पूरा साहित्य से पूछा जाएगा उससे, यानी टफ क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इस लैंग्वेज में जो है जो 30 नंबर का ये होगा, इस 30 में हमको मिनिमम 12 नंबर लाना
अनिवार्य है। 40% से अगर कम नंबर आते हैं तो ये कॉपी चेक ही नहीं होगी, यानी जो 100 नंबर ऊपर हमारा है प्री का वो नहीं चेक होगा। तो हमें 30 नंबर में से जो है कम से कम 12 नंबर लाना अनिवार्य है। और इसमें जो है 1/3 माइनस मार्किंग भी है, ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम टीआरई टीयर 2 के बारे में। हमारा जो है सेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर टीयर 2 विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग द लैंग्वेज कंपिटेंसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्ट जो 6 है विच क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी जब स्टूडेंट ने लैंग्वेज वाला जो पार्ट था उसको अगर क्वालिफाई कर लिया है तो हमारा टीआरई फर्स्ट का जो है जो 100 नंबर का था उसका नंबर जो होगा उसके आधार पर हम क्या है कि जो टीआरई सेकंड है, टीआरई सेकंड जो है इस टीआरई सेकंड का 1:10 यानी कि एक सीट पे 10 गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी लैंग्वेज तो क्वालिफाई करना ही करना है, जो 100 नंबर है उस पर मेरिट बनेगी और उस मेरिट में यानी पद के हिसाब से 10 गुना बच्चों को टीआर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब टीआरई 2 में जो है ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 15 नंबर जो है 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी जो थ्योरेटिकल होंगे। अब देखिए टोटल मार्क जो 40 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव उसके 40 नंबर और जो 15 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव उसके 60 नंबर, इसके 60 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 15 चौको 60 और समय हमारा कितना होगा 3 घंटे। 3 घंटा समय पर्याप्त है। तो हमें यह समझना है कि जो टीयर 2 होगा उसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे जो कि लिखित में उसको देना पड़ेगा पेपर, और ये 60 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का होगा। तो ये टोटल मिला के हमारा 100 नंबर पूरा हो जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। प्रिपरेशन द ऑफ मेरिट लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 60 जो है नंबर का डिस्क्रिप्टिव, यानी क्वेश्चन तो 15 होंगे और नंबर 60 होगा, इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। टीआरई फर्स्ट जो टीयर फर्स्ट है उससे हमें मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल हमारा क्वालिफाइंग है और इतना हमें उसमें मिनिमम जो है गेन करना है नंबर कि जिससे हम अगर इसके पद के 10 गुना पे बुलाया जाए तो उसमें हमारा मेरिट आ सके। अब हम जो है सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस क्या है आखिर। तो सिलेबस की अगर बात करें तो हम देखते हैं बहुत विस्तार से सिलेबस दिया गया है, बहुत ही विस्तार से सिलेबस दिया गया है। एक एक चीजें मेंशन की गई हैं कि हम कहां से पूछेंगे कितना पूछेंगे। ये देखिए हिस्ट्री ऑफ आर्ट,
सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से आएगा और मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि 2500 बीसी से 1500 बीसी है, उससे हमें पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये यूनिट फर्स्ट की बात हो रही है, उसमें हम क्या क्या है, पीरियड एंड लोकेशन, जिस तरीके से जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया, और क्या कहते हैं भारत के अंदर अगर देखें तो रोपड़, लोथल, रंगपुर, यानी जितने भी हड़प्पाई स्थल हैं हमें लगभग सबको देखना है। और वहाँ के स्कल्पचर से भी क्वेश्चन आएंगे, यानी मुख्य रूप से अगर मेंशन किया है तो इससे हमें डिटेल में जाना है कि कौन सा स्कल्पचर कहाँ पे संग्रहित है, उसकी माप क्या है। जैसे दे दिया है डांसिंग गर्ल की, तो इसका माप भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये देखिए, और उसका समय काल और कहाँ पे संग्रहित है। यानी जब इसने सिलेबस में इतना दिया है तो हमें इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसके बारे में जानकारी लेना है। और मेल टोर्सो यानी जो पुरुष धड़ है उसके बारे में आया है, मदर गॉडेस इसके बारे में पढ़ना है, यानी हमें जो जो पॉइंट इसमें मेंशन है उसके बारे में विधिवत पढ़ना है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग, बुल स्टोन के बारे में पढ़ना है, यानी जो कुगुद वाला बैल था उसके बारे में। और जो पात्र यानी जार पर जो पेंटिंग की गई है, मृत भांड जो बनाए गए हैं उसकी चित्र, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसका भी कलेक्शन जो है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है। इसके बाद आते हैं यूनिट 2 में, यहाँ पे हमें बुद्ध शैली, जैन शैली और भारतीय शैली के बारे में पढ़ना है, यानी 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी तक। अगर हम जनरल बात करें तो हिंदुइज्म में मौर्यन, शुंगा, कुषाणा, गुप्ता, यानी मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल, इसके बारे में हमें जानना है। अब मौर्य में हमें जो है क्या कहते हैं बुद्ध धर्म से संबंधित देखने को मिल जाएगा। शुंगा में आप देखेंगे बौद्ध और क्या कहते हैं जैन से संबंधित। कुषाण पीरियड में भी बुद्ध से संबंधित। और क्या कहते हैं जो आप मथुरा वगैरह में देखेंगे तो हिंदू शैली। गुप्ता पीरियड तो पूरी तरीके से हिंदू शैली पर थी। ये देखिए एक एक चीज एकदम बहुत कायदे से मेंशन की गई है। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, ये मौर्य पीरियड का है, ये टोटल दिया हुआ है, यानी हमें लायन जो क्या कहते हैं लायन कैपिटल है, यानी इसके बारे में हमें एक एक चीज़ें देखनी है, जो कि विस्तार से हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको सारा कुछ कवर किया जाएगा, एक एक पॉइंट कवर किया जाएगा। चामर धारणी यक्षी यानी चावर बैरियर फ्रॉम दीदारगंज, ठीक, ये भी मौर्य पीरियड की है। अब इसका देखिए एज दिया हुआ है, इसका कलेक्शन जो है पटना म्यूजियम बिहार दिया है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये पुराना डाटा है, ये अब चेंज हो गया है, ये पटना म्यूजियम में नहीं बल्कि ये बिहार म्यूजियम में है, ये बिहार म्यूजियम में अब आ गया है। बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, तक्षशिला का जो बोधिसत्व का सिर है उसके बारे में है। सीटेड बुद्धा, बैठे हुए बुद्धा का, ये जो कटरा टीला मथुरा से जो प्राप्त है कुषाण पीरियड की, इसके बारे में पढ़ना है। यानी सिलेबस एकदम बहुत विस्तार से दिया हुआ है। सीटेड बुद्धा, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा, गुप्ता पीरियड की, इसको देखना है। जैन तीर्थंकर गुप्ता पीरियड के जितने भी हैं उनके बारे में देखना है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ये देखिए अजंता, अजंता केव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजंता से हमें देखना है इसके जो है चैत्य हैं, विहार हैं, उसकी पेंटिंग है, स्कल्पचर है, सारा कुछ। इसके बाद में आप आते हैं एक एक गुफा के बारे में भी देखिए मेंशन कर दिया है कि किस गुफा से, जैसे पद्मपानी बोधिसत्व केव नंबर 1। अब ये देखिए हमें कितनी गहराई से देखना है, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बारे में देखेंगे। स्कल्पचर जो प्राप्त हुए हैं जनता से उनके बारे में देखेंगे। अब यूनिट 3 में आ जाते हैं हम, टेम्पल्स, स्कल्पचरल ब्रांच और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसके बारे में देखेंगे। जो भी
आर्किटेक्ट बने, यानी हम लगभग 6वीं सेंचुरी ईस्वी से लेकर के और 13वीं सदी यानी 1300 तक देखेंगे, जिसमें गंग है, पल्लव पीरियड है, महाबलीपुरम, तमिलनाडु, ये साउथ का जो भी है वो हम देखेंगे उसके बारे में। रावण माउंटेन पर्वत को हिलाता हुआ, ये राष्ट्रकूट पीरियड, ये एलोरा जो है महाराष्ट्र की, और त्रिमूर्ति एलिफेंटा जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जी की मानी जाती है, वो जो है उसके बारे में देखेंगे। बिल्कुल, ये हमारे चैनल से आपको सारा कुछ एक एक विस्तार से मिल जाएगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। लक्ष्मी नारायण कनरिया महादेव टेम्पल का है, ये देखिए, खजुराहो उसका पूरा पढ़ना है। सूर्य मंदिर का ये देखिए, गंग वंश, और जो है कोणार्क उड़ीसा वाला, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। और विमल शाह मंदिर, सोलंकी डायनेस्टी, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू पे स्थित है राजस्थान, उसके बारे में पूरा देखना है। ये व्हाइट संगमरमर का बना हुआ है, व्हाइट मार्बल, ये 13वीं सदी ईस्वी का है। अब ब्रॉन्ज देखिए, ब्रॉन्ज में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन इंडियन ब्रॉन्ज मेथड कास्टिंग, किस तरीके से उसकी ढलाई की जाती थी, यानी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का जो है वो, इसमें नटराज मंदिर हमें देखना है, तंजावुर का यानी तमिलनाडु का। चोला पीरियड देखना है, चोल काल। देवी उमा की मूर्ति के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं आर्टिस्ट के बारे में। आर्टिस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम देखें तो कुतुब मीनार हो गया, दिल्ली ताजमहल आगरा का, और गोल गुम्बद बीजापुर, इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। अपना यूनिट 4 में आप देखिए, ये राजस्थानी और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के बारे में देखना है, जो कि 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। इसमें एक एक चीज मेंशन किया है कि हमें कितना क्या पढ़ना है। वेस्टर्न इंडियन यानी पश्चिमी भारतीय शैली, जिसको आप जैन शैली, गुजराती शैली के नाम से जानते हो, पाल शैली जिसको आप पूर्वी शैली के नाम से जानते हो, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत की बात है, दक्कन और पहाड़ी, यानी सारा कुछ। द राजस्थानी स्कूल, राजस्थानी ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, विकास, स्कूल ऑफ मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर शैली, ये जितनी शैली दी हैं इस सबको विस्तार से पढ़ना है, और सब कुछ हमारे चैनल पे उपलब्ध किया जाएगा। और जो वीडियोस पड़ी हुई हैं आप उसको देखेंगे तो लगभग सारा कुछ कवर है। मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी राजस्थानी स्कूल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग, ये महत्वपूर्ण है, इसको अगर दिया हुआ है तो ये एनसीईआरटी का सोर्स है, कक्षा 11 की बुक में आपको मिल जाएगा। मारू रागनी जो कि किसने बनाया है, साहिबदीन ने बनाया है, और ये मेवाड़ शैली में बना हुआ है, यानी मेवाड़ स्कूल का है। आप देखेंगे राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, यहाँ पे हीरा लिखा है, हाड़ा लिखा मिलता है हिंदी में, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो कि उत्कल नाम ने बनाया है। इनकी पेंटिंग को किसने बनाया, उत्कल नाम ने, और किस शैली में, बूंदी शैली में, ये बूंदी स्टाइल में बनाई गई है। अब हम बात करें चौगान प्लेयर्स, चौगान खेलते हुए, ये कवि दाना भाटी ने बनाया है। अब दाना की बात करें तो ये जोधपुर शैली से है। कृष्णा स्विंग, कृष्ण झूले पर, यह पेंटिंग नूरुद्दीन की बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, जो कि बीकानेर शैली में बनी है। राधा, जिनको हम क्या कहते हैं, भारत की मोनालिसा, यानी बनी ठनी की बात हो रही है, ये निहाल चंद इसके कलाकार हैं, और ये जो है किशनगढ़ शैली की है, किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। उस समय के शासक कौन थे, राजा सावन सिंह। भरत मीट्स
राम एट चित्रकूट, चित्रकूट में भरत मिला, यानी राम जो है राम जी से भरत जी कहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं, चित्रकूट पे। ये गुमान द्वारा बनाया गया है, ये जयपुर शैली का चित्र है। इसको हमें बहुत ही विस्तार से एकदम सचित्र वर्णन किया जाएगा, क्लास में आप देखेंगे तो एक एक चित्र दिखाया जाएगा। अब ये देखिए, पहाड़ी स्कूल में अगर हम बात करें तो पहाड़ी में हम देखेंगे उसका ओरिजिन डेवलपमेंट हो गया, यानी विकास उसका कैसे हुआ, कैसे उसकी शुरुआत हुई और कैसे वो चरमोत्कर्ष पे गया, ये सब देखेंगे। और उसकी जो है शैली देखेंगे, कौन कौन सी, बसोली और कांगड़ा मुख्य रूप से। हम और जितनी भी शैलियां हैं उनको भी देखेंगे। मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी स्कूल का जो हम देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं, और मुख्य रूप से जो टाइटल दिया गया है उनके बारे में, जैसे कृष्णा विद गोपीज, कृष्ण गोपियों के साथ, ये बसोली शैली का चित्र है। और राग मेघा ये कांगड़ा शैली का चित्र है। इसके बारे में हम देखेंगे, इसके चित्र की विशेषता देखेंगे। पांचवी यूनिट में हम देखें तो पांचवी यूनिट हमारी मुगल और दक्कन स्कूल, मिनिएचर पेंटिंग हो गया, जो कि 16वीं से 19वीं तक। मुगल स्कूल हम देखेंगे पूरा बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक, उसका ओरिजिन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ फॉलोइंग। अब ये देखें, कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन, ये जो है गोवर्धन, कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, ये मुगल शैली में है गोवर्धना, ये मिस्किन ने बनाया है। अकबर पीरियड का ये चित्र है। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, बाबर सोन नदी को पार करते हुए, ये जगन्नाथ ने बनाया है, ये भी अकबर पीरियड का है। जहांगीर होल्डिंग पिक्चर्स ऑफ मैडोना, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, अबुल हसन ने बनाया है, ये जहांगीर के समय का है। फाल्कन ए बर्ड रेस्ट, एक चिड़िया का जो है, ये क्या कहते हैं, जो उसका चित्र है, क्या कहते हैं, गरुड़ कह लीजिए या आप कह लीजिए, जो मंसूर ने बनाया है, बाज का चित्र, फेमस बाज का चित्र है, आप बाज कह सकते हैं, उस्ताद मंसूर का है, ये जहांगीर के पीरियड का है। कबीर और रैदास, ये भी उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने बनाया है, जो कि शाहजहां के समय का है। मैरिज परसेप्शन ऑफ दारा सिको की बारात के बारे, हाजी मदनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। दक्कन स्कूल यानी दक्षिण शैली के बारे में पूरा देखेंगे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। राग हिंडोला अहमदनगर शैली का है। चांद बीबी चौहान या पोलो खेलती हुई, ये भी गोलकुंडा का चित्र है। इसके बारे में सारा कुछ एकदम डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा, और ये बहुत जल्दी पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। यूनिट 6 में बात करें तो बंगाली स्कूल है और मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट, यानी आधुनिक काल के बारे में देखेंगे। और हम न्यू एरा इंडियन आर्ट इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग, राजा रवि वर्मा से हम देखेंगे। और जो है फाइनल स्टडी फ्रॉम द स्कीम, 1906 तक देखेंगे, राजा रवि वर्मा से लेकर के हम 1905 यानी असहयोग आंदोलन तक देखेंगे। इसका ओरिजिन डेवलपमेंट, बंगाल शैली का, कंपनी शैली भी देखेंगे उसी में हम। और क्या कहते हैं, जर्नी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आधुनिक में हम मॉडर्न में आ जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ेंगे, नंदलाल बोस, अब्दुल रहमान चुगताई और राम किंकर वैस, डीपी राय चौधरी, यानी जितने भी हैं। इसमें बहुत कम चित्रकार को दिया गया है, लेकिन हमें पढ़ना सभी को है, क्योंकि इसमें लास्ट में नीचे मेंशन किया हुआ है कि उदाहरण स्वरूप हमने कुछ चित्रकारों के नाम दिए हैं, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, यानी हमको संपूर्ण पढ़ना है। मॉडर्न ट्रेंड, ये देखिए, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, वुमेन एंड चाइल्ड, यामिनी राय जी का है वुमेन फेस, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है थ्री गर्ल्स, अमृता शेरगिल, और हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर जो है मूर्तिकार के ट्रायम्फ ऑफ लेबर, डीपी राय चौधरी जी का है। संथाल फैमिली, राम किंकर वैस, जो भी हम बात कर रहे थे।
अब ये देखिए कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, समकालीन कलाकार की बात करें तो मदर टेरेसा, एम.एफ. हुसैन, बर्ता पोएट्री, के हैबर, कविता का जन्म जिसको बोलते हैं बर्था पोएट्री, के हैबर का है। गॉसिप एन.एस. बेंद्रे का है। अनटाइटल जी.आर. संतोष। डायनो श्री तैयब मेहता बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। ग्राफिक प्रिंटर्स में अगर हम देखेंगे तो वर्लपूल यानी जिसको हम भंवर बोलते हैं, जल भंवर, कृष्णा रेड्डी जी का है। चिल्ड्रन सोमनाथ और जी का है और देवी ज्योति भट्ट जी का है। आफवाल्स अनुपम सूद जी का है। मैन वोमेन एंड ट्री ये के लक्ष्मण गौड़ का है। स्कल्पचर यानी मूर्तियों में अगर हम आ जाएं तो देखेंगे स्टैंडिंग वोमन धनराज भगत। क्राइज अनहर्ड अनसुनी चीखें जिसको हम बोलते हैं अमरनाथ सहगल का है। गणेशा पीवी जानकी राम जी का है। फिगर शंखो चौधरी। चतुर्मुखी एक्का यादगिरी राव। ये देखिए लिखा हुआ है कि नोट द नेम ऑफ आर्टिस्ट एंड देयर आर्टवर्क इज लिस्टेड अबव आर ओनली सजेस्टिव है ये केवल, इन नो वे एग्जॉस्टिव, ये यानी एग्जॉस्टिव यानी संपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारे चैनल पे आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस जितना जिस जिस एरिया क्राइटेरिया से क्वेश्चन बनते हैं सारा कुछ कवर किया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग जो भी ग्रेजुएट है कला विषय से, चाहे स्कल्पचर से हो, चाहे ग्राफिक्स से हो, चाहे विजुअल आर्ट से हो, चाहे फाइन आर्ट से हो, आप लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है क्योंकि एलटी ग्रेड में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है और लगभग जितने भी जो है टीजीटी से संबंधित हैं यूपी के डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस सब में बीएड लागू है। सिर्फ इसमें जो है छूट दी गई है, तो आप इस अवसर का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म सबमिट करें। धन्यवाद।